बाल्यकाल से ही कितनी सुनी अनसुनी कहानियों से हम रूबरू होते रहते हैं। कभी दादी की कहानियों से, कभी नानी की कहानियों से, कभी चाची की कहानियों से, कभी चाचा की कहानियों से। और मजे की बात यह है कि सभी कहानियां जीवन पर्यंत हमारे साथ चलती हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम देखते हैं कि हमारे आसपास भी कई छोटी बड़ी कहानियां घट रही हैं। ऐसी ही एक कहानी की श्रृंखला, ऑडियो स्टोरी सीरीज विराग, आप सभी के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसकी 2 किस्त अवशेष और कस्तूरी इस चैनल पर उपलब्ध हैं। आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन पर भी चेक कर सकते हैं। आज प्रस्तुत कर रहा हूं इस सीरीज की तीसरी किस्त, अभ्युदय। अगर आपको भी हिंदी साहित्य से प्रेम है और आप हिंदी कविताएं, कहानियां व लेखकों के बारे में जानना पसंद करते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस एपिसोड को अभी लाइक कर दीजिए, ताकि इस एपिसोड की रीच बढ़ सके और यह कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंच सके। चलिए अब शुरू करता हूं इस सीरीज की तीसरी किस्त, अभ्युदय। सुबह का अलार्म बजा तो कस्तूरी ने कंबल से हाथ बाहर निकालकर उसे बंद किया और पुनः उसी में घुस गई। अक्टूबर महीने के आखिरी दिन चल रहे थे। दिल्ली ने गुलाबी ठंड की चादर ओढ़ रखी थी। दीपावली का त्योहार आ रहा था और कस्तूरी को मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हुए 4-5 दिन बीत गए थे और यह ठंड उस पर अपना कुछ ज्यादा ही असर दिखा रही थी। कुछ समय पश्चात वो उठी। उसने एक शॉल ओढ़ी और चाय बनाने के लिए किचन का रुख करा। चाय का कप पकड़कर बालकनी में आ गई। उसने चाय का कप साइड की टेबल पर रखा, शॉल को थोड़ा और कस लिया और आंख बंद करके हवा के ठंडे थपेड़े को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। उसे ऐसा करना बहुत अच्छा प्रतीत हुआ। कुछ देर बाद उसने अपनी आंख खोली और रेलिंग से टिककर वो जागते शहर की रगों में भागने को तैयार लोगों को देखने लगी। हर कोई अपने कार्य को शुरू करने की तैयारी करने में व्यस्त था। बालकनियों से परिवार के सदस्य दीपावली की तैयारियों में व्यस्त दृष्टिगोचर होते थे। कस्तूरी उन्हें कौतूहल से देखने लगी। उसे जीवन में पहली बार परिवार ना होने की बड़ी कमी महसूस हो रही थी। उसका चेहरा गंभीर हो गया और वो वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गई और चाय का प्याला उठा लिया। कलुषित यादों का निष्ठुर नुक्कड़ रह रहकर उसे याद आ रहा था और नजर आ रहा था अनाथ आश्रम का एक प्रांगण और उसके जैसे ढेरों अनाथ। सोचते सोचते उसकी आंखें नम होने लगी थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। तो वो प्याला टेबल पर छोड़कर उठी और दरवाजे की ओर चल दी। उसने दरवाजा खोला तो देखा एक छोटा बच्चा कुछ किताबें पकड़े खड़ा हुआ है। कस्तूरी को देखकर वो बोला, नमस्ते दीदी, मैं रवि हूँ। मेरे पिताजी इस सोसाइटी में गार्ड का काम करते हैं। अरे वाह रवि, बताओ मैं क्या मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? वो कुछ पुस्तकें आगे बढ़ाता हुआ बोला। दीदी ये किताबें आप रख लो। मैं? मगर क्यों? दरअसल दीदी यह किताबें विराग भैया की हैं। मैं अक्सर उनसे पढ़ने के लिए किताबें ले जाता हूँ। अच्छी बात है यह तो, पर तुम यह किताबें स्वयं उन्हें क्यों नहीं लौटा देते? जी दीदी, आप ठीक कह रही हो। मैं पिछले 3 दिन से यहाँ पुस्तकें लौटाने ही आ रहा हूँ, पर भैया हैं ही नहीं। अब आज दोपहर की गाड़ी से मैं दीपावली के लिए अपने गांव जा रहा हूँ, इसलिए अभी आया, पर इस समय भी विराग भैया हैं नहीं। तो यह बात है। लाओ मुझे दे दो यह किताबें, मैं लौटा दूंगी। जी दीदी, धन्यवाद। कस्तूरी ने मुस्कुराकर किताबें ले ली और बोली, रवि 1 मिनट ठहरो, मैं आती हूँ। यह कहकर कस्तूरी अंदर आई। उसने एक मिठाई का डब्बा और कुछ पैसे एक थैले में रखे और लौटकर रवि से बोली, यह लो दिवाली की मिठाई, अच्छे से दिवाली मनाओ। जी दीदी, धन्यवाद। शुभ दीपावली। शुभ दीपावली रवि। रवि को विदा करके कस्तूरी ने दरवाजा बंद किया और किताबें लेकर अंदर आ गई। पुनः बालकनी में बैठकर चाय पीने लगी। वो सोच रही थी कि आखिर विराग कहाँ जा सकता है। कुछ देर बाद वो अंदर आई और अपने कामों में व्यस्त हो गई। सभी कार्य संपन्न होने पर जब वो हॉल में आई तो सहसा उसे कोने में रखी विराग की किताबों का ध्यान आया। तो वो उन पुस्तकों को लेकर सोफे में बैठ गई। कुल 4 किताबें थी। 3 तो थी प्रेमचंद की कहानियों की किताबें और एक थी बाल कविताओं की किताब। वो उलट पुलट कर उन पुस्तकों को देखने लगी और फिर एक पुस्तक पढ़ने लगी। धीरे धीरे उसे चाव आने लगा और वो पुस्तक पूरी खत्म होने तक पढ़ती रही।
पढ़ते पढ़ते उसने देखा विराग ने कई पन्नों की पंक्तियों पर विशेष निशान बना रखे हैं। उसे उन हाइलाइटेड पंक्तियों पर विचार करना कहानी के आनंद से भी बेहतर प्रतीत हो रहा था। वो विराग से 2-3 बार यूं ही मिली थी, मगर आज कहानियां पढ़ते हुए इन हाइलाइटेड पंक्तियों के माध्यम से वो विराग के मनोभावों को, उसके मन की उथल पुथल को बहुत गहरे तक समझ पा रही थी और विराग से मिलने की उसकी इच्छा और अधिक प्रबल होते जा रही थी। इसी कारण वो कुछ अंतराल पर दरवाजा खोलती और जांचती कि विराग घर लौटा या नहीं, मगर वो लौटा नहीं था। इसी तरह 2-3 दिन निकल गए और दीपावली का शुभ दिन भी आ गया, पर विराग नहीं आया। शाम हो रही थी और कस्तूरी ने बड़े ही अनमने ढंग से विराग आया या नहीं यह देखने के लिए पुनः दरवाजा खोला तो उसके चेहरे पर अनायास ही मुस्कान खिल गई। विराग घर लौट आया था। कस्तूरी ने दरवाजा बंद किया, अंदर आई, बाल ठीक किए, एक मिठाई का डब्बा लिया, पुस्तकें ली और दरवाजा बंद करके विराग के घर की ओर चल दी। उसने विराग के घर की डोरबेल बजाई और इंतजार करने लगी उसके खुलने का। थोड़ी देर बाद विराग ने दरवाजा खोला तो पाया सामने कस्तूरी खड़ी है। वो हतप्रभ होकर उसे देखने लगा तो कस्तूरी ही पहल करते हुए बोली, हेलो विराग जी, हैप्पी दिवाली, अंदर आने को नहीं कहेंगे? विराग लज्जित होते हुए बोला, हैप्पी दिवाली देवी जी, क्षमा कीजिए, आइए आइए। दोनों अंदर हॉल में आ गए। विराग ने कस्तूरी को बैठने का स्थान बताया और पूछा, आप चाय लेंगी या कॉफी? जी मैं केवल चाय पीती हूँ। ठीक है, मैं बनाकर लाता हूँ, आप पधारिए। थोड़ी देर बाद विराग एक कप चाय और एक कप ब्लैक कॉफी बनाकर ले आया और दोनों बैठकर बातें करने लगे। कस्तूरी ने चाय का एक घूंट पिया और बोली, वाह, आप तो बहुत अच्छी चाय बनाते हैं विराग जी। हाँ, खुद नहीं पीता ना, शायद इसीलिए ही कभी कभी बनानी होती है तो ठीक बच जाती है। अरे ठीक नहीं, वाकई अच्छी बनी है। धन्यवाद। जी, कुछ दिनों से आप यहाँ थे नहीं, कहीं बाहर गए हुए थे क्या? हाँ, मैं बाहर गया हुआ था। मैं हर बड़े त्योहार से पहले गायब हो जाता हूँ ताकि अनवांटेड अननेसेसरी इंटरेक्शन से खुद को बचा सकूं। अच्छा, और अगर ऐसा ही था तो आज क्यों आ गए? क्योंकि और दिन तो आप भीड़ में छिप सकते हो, परंतु त्योहारों में आपका घर छिपने का सबसे बेहतर स्थान होता है। वाह, क्या बेकार का लॉजिक है। मुझे तो लगा था आप घर चले गए होगे। घर? यह कहकर विराग चुप हो गया। उसकी आंखें सजल हो गई। हाँ, घर सबका ही होता है। आपके लिए यह कहना आसान है। जी, मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि एक अनाथ के रूप में आज तक मैं केवल घर की कल्पना ही कर सकी हूँ। विराग उसकी बात सुनकर शर्मिंदा हो गया और बोला, क्षमा कीजिए देवी जी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। कोई बात नहीं विराग, मेरा नाम कस्तूरी है, देवी नहीं। रवि ने यह पुस्तकें आपको देने के लिए बोला था, इसीलिए आई थी। अब चलती हूँ। कस्तूरी पुस्तकें लौटाते हुए खड़ी हुई तो विराग ने पुस्तक लेते हुए कहा, कस्तूरी तुम तो बुरा मान गई, बैठो, मैं कुछ बताता हूँ तुम्हें। कस्तूरी पुनः बैठ गई और विराग ने अपनी पूरी कथा उसे सुना दी, जिसे सुनने के बाद वो विराग से बोली, तो यह बात है, पर विराग एक बात कहना चाहूंगी। हाँ जी, बिल्कुल कहिए। कस्तूरी ने विराग से अपनी बात कही और विदा लेकर अपने घर लौट गई। इधर अपने घर में विराग अकेला खड़ा हुआ और उधर अपने घर में कस्तूरी अकेली बैठी हुई। दीपावली की रंगीनियों में खुद की तन्हाइयों का प्रचंड शोर सुन रहे थे और रह रहकर विराग के कानों में कस्तूरी के शब्द गूंज रहे थे। विराग, क्या तुमने कभी किसी कुम्हार को घड़ा बनाते हुए देखा है? कुम्हार का एक हाथ घड़े को बाहर से एक बराबर चिकना कर देता है, फिर उस पर प्यारी आकृतियां बनाकर घड़े का रूप ही बदल देता है और यही उस घड़े का मूल्यांकन भी करता है। अपितु मात्र यही सभी को दृष्टिगोचर भी होता है। पर पता है विराग, कुम्हार का दूसरा हाथ भी समान रूप से इस क्रिया में संलग्न होता है, जो घड़े पर भीतर से हल्की हल्की चोट करता है ताकि उसे सही आकार मिलता रहे। और पता है, यह चोट अगर थोड़ी भी इधर से उधर हो गई तो घड़े का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ठीक ऐसे ही पहला हाथ तो माँ के प्रेम का प्रतीक है, जो सभी को विदित रहता है, परंतु दूसरा हाथ जो पिता के प्रेम का प्रतीक है, उसे आमतौर पर हम या तो गौण मान लेते हैं या बिल्कुल ही गलत मान लेते हैं। तो विराग, मैं तो कहूंगी तुम भी इस बात को समझो और अपने फैसले पर पुनर्विचार करो। आगे क्या हुआ जानने के लिए इंतजार कीजिए श्रृंखला की अगली किस्त का।
कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। पहली बार चैनल पर बता रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे कंटेंट आपको देखने को मिलते रहें। अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव व शिकायत मुझ तक कमेंट के माध्यम से, इंस्टाग्राम पर डीएम के माध्यम से या स्क्रीन पर फ्लैश हो रही ईमेल आईडी पर जरूर भेजें। तो चलिए इस श्रृंखला के नए एपिसोड के साथ पुनः आप सभी से भेंट होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।